हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूँ रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का बच्चों अपना चौथा चैप्टर जो कि है कार्य तथा ऊर्जा। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 2 और जो कि बच्चों हम लोग बात करेंगे ऊर्जा की। तो बच्चों आज सेकेंड जो लेक्चर है उसमें बेटा बात करने वाले हैं ऊर्जा की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों अभी तक हमने क्या क्या सीखा? बच्चों इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि आखिरकार कार्य क्या होता है, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, किसी नियत बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। बच्चों ये हम देख चुके हैं अभी तक। बच्चों आज की हम क्लास में देखेंगे कि आखिरकार ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार क्या क्या है। और बच्चों हमें इस चैप्टर में गतिज और स्थितिज ऊर्जा को पढ़ना है। तो बच्चों हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, साथ ही साथ बच्चों हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और बच्चों आंकित प्रश्न भी देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। ऊर्जा की बच्चों बातें हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो और शाम को अगर आप घर पहुंचते हो, ठीक है, और आपसे कोई बोल देता कि भाई एक काम करते हैं रेस लगा के आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यार तू पागल हो गया है क्या? इस टाइम पे रात के 11 बजे हम रेस लगाने चलेंगे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं दौड़ पाऊंगा? भाई एनर्जी बिल्कुल लो है। हम लोग ऐसे बोल रहे होता है ना। अब बच्चों जरा सोचो कि तुम यहाँ पर तुमने ये क्यों बोला कि एनर्जी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, फिर एनर्जी लो है, ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि बच्चों इस टाइम पे तुमने ये सोचा कि यार मैं इतना नहीं दौड़ सकता हूं, ये मैं इतना क्यों नहीं दौड़ सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर अभी ऊर्जा की कमी है ना। तो बच्चों बेसिकली हम दौड़ नहीं रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है। बच्चों सपोज करो कि हम लोगों को कहीं मतलब कि आप स्कूल पहुंचते हो और अचानक से आपके प्रिंसिपल आते हैं, कहते हैं बच्चों आज कोई पढ़ाई नहीं होनी है, आज सब पिकनिक पर चल रहे हैं। क्या होगा बच्चों? हम लोग कहते हैं अरे वाह तो मजा आ जाने वाला है। तो बच्चों वहां पर जाके हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, है ना, घूम रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तो बच्चों वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? भाई आज तो बड़ी एनर्जी है हमारे अंदर। तो बच्चों क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग दौड़ भी रहे हो, कूद भी रहे हो, खेल भी रहे हो, है ना, एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे हो। तो बच्चों वहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। तो आपके टीचर्स कहती हैं कि क्लास में तो तुम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, लेकिन पिकनिक स्पॉट पे तो बहुत एनर्जी है। अच्छा उन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो लगातार देख रहे हैं कि सुबह से लेकर के शाम हो चुकी है और बच्चे लगातार खेले पड़े हैं। तो बच्चों मतलब क्या है? वहां पर तुम उस टाइम पे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हो। तब तो उन्होंने बोला अब सपोज करो कि मान लो कि तुम पार्क में जाओ, ठीक है, तुम्हारे सारे दोस्त जो हैं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और तुम शांति से बैठे हो। तुम्हारे दोस्त क्या बोलेंगे? ए भाई पागल हो गया क्या? एनर्जी नहीं है क्या? है ना। तो बच्चों बेसिकली यार हमें इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इतने एग्जाम्पल्स की बात करूं या फिर हम लोग अगर ऊर्जा के बारे में अगर ना समझे, मान लीजिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी ऊर्जा के बारे में, तो आप इतना समझ पा रहे हो कि मैम हम जिस दिन काम ज्यादा कर रहे हैं तो काम ज्यादा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर उस दिन बहुत एनर्जी है। हम काम उस दिन कम कर पा रहे हैं जिस दिन हमारे पास एनर्जी नहीं है। रात के 11 बजे ऑब्वियस सी बात है कि सुबह से लेकर शाम तक हम टायर्ड हो चुके होते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है ना। तो अच्छा बच्चों हमें यहां से एक बात समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा और जो बच्चों ये हमारी एक्टिविटीज है, मतलब जो कार्य है, वो आपस में कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, संबंध रख रहा है, एक दूसरे से संबंधित है। तो बच्चों ऐसे कुछ बेटा आपको जो है पता चलने वाला है अभी। अच्छा और बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों हमने देखा होगा कि हम सबने देख के रखा हुआ है, चक्रवात आ जाए, है ना, मान लो बहुत तेज हवा चल रही, तूफान आ गया, हम देखते हैं बच्चों हमारे घरों की जो छतें होती उड़ जाती है ना, भाई टीन वीनें उड़ जाती हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा। अब यार बच्चों सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो हवा है उसमें इतनी एनर्जी कहां से आ गई कि वो एक जो है इतने पुराने पेड़ को, इतने साल पुराना पेड़ है उसको उसने जड़ से उखाड़ दिया। आपने देखा होगा जब सुनामी लहर आती है तो बच्चों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। बच्चों पानी में इतनी एनर्जी आ गई, मतलब पानी इतना बड़ा काम कर पा रही है ना, जो काम जेसीबी करती है, इतनी बड़ी मशीन करती है, वो काम ने पानी ने कर दिखाया कि बड़ा से बड़ा मकान जो गिरा दिया उसने। तो बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि यार पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है।
अब बच्चों यहां से हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर किसी भी चीज के अंदर ऊर्जा है तो वो कार्य कर देगी, अगर ऊर्जा नहीं है तो फिर वो कार्य नहीं कर पाएगी। अगर किसी के अंदर ऊर्जा है तो वो कार्य कर देगी, और अगर ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ही ज्यादा बच्चों हम कह सकते हैं सही होगा कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। भाई आप बच्चों कार्य इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि बच्चों क्या है, आपके अंदर ऊर्जा है। आप जितना कार्य कर रहे हो वो आपने उतना कार्य क्यों कर पाया, क्योंकि आपके अंदर उतनी एनर्जी थी। तो हम क्या कहेंगे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब बच्चों कार्य बेटा जी क्या है, हमें कार्य पता है कि हमने भाई जो है थोड़ा सा धक्का लगाया, हमने बल लगाया और विस्थापन हो गया। बच्चों क्या है, ये विज्ञान की भाषा में कार्य है। तो बच्चों कार्य क्या है, कार्य है बेटा बल तथा विस्थापन का गुणनफल। अब बच्चों कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो बच्चों हमें इतना पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं यहां पर कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। बच्चों ऊर्जा के हमारे पास बहुत सारे रूप है ना। जैसे कि बच्चों हमारा बेटा जो सूर्य है, बच्चों सूर्य क्या है बेटा, सूर्य तो जो है बहुत जो है सारी ऊर्जा का स्रोत हम कह सकते हैं, अपनी जो है उसके अंदर अनंत ऊर्जा है ना। तो बच्चों सूर्य क्या है बेटा जी, ऊर्जा का स्रोत है। किस प्रकार की ऊर्जा मिल रही है, सौर ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है ना। तो बच्चों अपने पास बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, जैसे कि बच्चों नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो है परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर बेटा जी क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर भाई जो है हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। बच्चों अपने को इतना पढ़ना है कि परमाणुओं के अंदर भाई नाभिकों के टूटने से अपने को ऊर्जा मिलती है, नाभिकों के टूटने से या नाभिकों के जुड़ने से बच्चों ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों उसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बेटा अभी आपको नहीं पढ़ना है, हम इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा बच्चों प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है ना। भाई आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि आपने देखा भी होगा कि अगर जो है जैसे कि मान लीजिए बच्चों सर्दी के मौसम में क्या होता है, हम लोग जाते हैं बाहर, धूप में खड़े होते हैं है ना, और बच्चों धूप में खड़ा होकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। तो बच्चों क्यों अच्छा लगा, बच्चों अच्छा लगा क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ गया थोड़ा सा। क्यों बढ़ा टेम्परेचर, क्यों बढ़ गया भाई, धूप में कौन सी ऊर्जा। तो बच्चों बेसिकली बेटा क्या है, बेटा धूप में भी जो है कह सकते हैं हम ऊर्जा है, प्रकाश बेटा क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है ना। अब बच्चों आप आगे चल के पढ़ोगे कि भाई जो है प्रकाश में कौन सी ऊर्जा है, बच्चों ये बात आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन इतना हमें पता है कि भाई प्रकाश भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है भाई, अगर आप सोचो ना कि अगर आप जो है किसी भी लोहे की रॉड को अगर आप धूप में छोड़ाओ तो बच्चों क्या होती है, वो गर्म हो जाती है ना। बच्चों गर्म हो गई, वो कैसे गर्म हुई, किसने गर्म कर दिया, धूप ने गर्म कर। धूप में क्या है बेटा, प्रकाश। तो बच्चों प्रकाश भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि, बच्चों ध्वनि भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है ना। बच्चों रासायनिक ऊर्जा, रसायनों में बेटा ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा है ना। बच्चों गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो बच्चों ये सब क्या है बेटा, ऊर्जा के अलग अलग तरह के रूप है। तो बच्चों नॉर्मल बेटा जो हमें ऊर्जा पता है बेटा, वो हमें भाई पता है प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। बेटा तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है ऊर्जा के रूप है ना। बेटा इतनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं हमारे आसपास, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब बच्चों हमारे जो कोर्स में जो ऊर्जा है बेटा जी वो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम आज की क्लास में बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। बच्चों सबसे पहले आखिरकार ये ऊर्जा जो है वो हमें इतना समझ में आ गया है कि जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता है। अच्छा बच्चों एक चीज और है,
जिस वस्तु के अंदर ऊर्जा होगी वो कार्य कर पाएगी, नो डाउट। जिसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है वो कार्य ही नहीं कर पाएगी। अच्छा बच्चों सोचो कि बेटा जब आप धक्का दे रहे हो किसी वस्तु को तो आप क्या कर रहे हो, वो वस्तु खिसक गई, भाई आपने धक्का दिया, ठीक है, तो बच्चों आपने बल लगाया बेटा, अब बच्चों हुआ क्या बेटा, हमारी वस्तु खिसक गई, है ना। तो बच्चों हमारी वस्तु ने भी कुछ काम किया, हमारी वस्तु ने तो कुछ कार्य किया है ना। अब वो कार्य कैसे हुआ, उसने वो कार्य कैसे कर लिया, क्योंकि बच्चों आपके अंदर जो ऊर्जा थी वो उस वस्तु में ट्रांसफर हो गई भाई, तभी तो बच्चों क्या हुआ भाई, हमारी वस्तु आगे खिसक गई, तभी तो उसने कार्य कर लिया, है ना। तो बच्चों सिंपल यहां पर देखोगे, आप देख पा रहे हो, तो बच्चों इसके अंदर बेटा कुछ ऊर्जा थी। अब बच्चों हो क्या रहा है बेटा, ये अपनी ऊर्जा आगे ट्रांसफर करता जा रहा है, और बच्चों हम देख सकते हैं बेटा एक एक करके बच्चों सारे ब्लॉक्स हमारे गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो वस्तु बेटा जी जिसके अंदर ऊर्जा होगी वो कार्य कर पाएगी, ठीक है, पहली बात। बच्चों दूसरी बात ये कि जब बेटा हमारी एक वस्तु दूसरी वस्तु को ऊर्जा दे देती है, हम कह सकते हैं जहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बच्चों, वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पर बच्चों ये होगा कि हमारी वस्तु जो दूसरी वस्तु है वो भी कार्य करना शुरू कर देगी। अच्छा ये बच्चों एक बात और है, जो वस्तु कार्य करती है उसके अंदर ऊर्जा की कमी आती है। भाई जो वस्तु कार्य कर रही है बेटा उसके अंदर क्या होगा, ऊर्जा की कमी आएगी। भाई देखो इसके अंदर, भाई इसके अंदर कुछ एनर्जी थी पहले ब्लॉक के अंदर, अब बेटा इसने क्या किया, अपनी ऊर्जा को दूसरे ब्लॉक को दे दिया। अब बच्चों इसके अंदर बेटा जी क्या हो गई, कमी आ गई। अब बेटा जो दूसरी बेटा वस्तु उसमें बेटा जी क्या होगा बेटा, उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, तभी तो उसने कार्य कर लिया भाई, तो वो कहां से कार्य कर पाती। तो बच्चों यहां से बेटा जो है हमें एक बात और सीखने को मिल जाती है कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी होती है, तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की कमी होगी, और हम जिस पर कार्य कर रहे होंगे बेटा उसमें क्या होगी, ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। ऊर्जा क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। जब बेटा मतलब जो है हम ऊर्जा को किस दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर रहे हैं तो बच्चों क्या हो रहा है, हमारी जो दूसरी वस्तु जिसमें ऊर्जा बेटा जो ऊर्जा को ग्रहण करी बेटा क्या होगा, उसमें ऊर्जा तो बढ़ रही थी, अब बच्चों क्या होगा बेटा वो वस्तु भी हमारे कार्य करना शुरू कर देगी, क्योंकि बच्चों अब उसके अंदर भी क्या आ चुकी है, उसके अंदर भी ऊर्जा आ चुकी है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वस्तु कार्य तब कर पाएगी जब उसके अंदर ऊर्जा होगी, बिना ऊर्जा के कोई वस्तु कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया है कि जब कोई वस्तु कार्य कर रही होती है तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी आती है, वहीं पर जिस वस्तु पर कार्य हो रहा होता है बेटा उसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसमें बेटा जी क्या होगा बेटा, ऊर्जा बढ़ रही होती है। हमको इतनी बात ये भी समझ में आ गई है कि बच्चों जिसके अंदर ऊर्जा एक बार आ गई बेटा जी फिर क्या होगा बेटा, वो वस्तु जो बेटा जी कार्य करना शुरू कर देती। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना भाई। आप सोचो ना कि मान लो आप ट्रॉली को धक्का दे रहे थे, आप कोई ट्रॉली थी, आप उसको धक्का दे रहे थे, तो बच्चों बेसिकली आप कर क्या रहे हो बेटा, आप कर ये रहे हो कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको दे रहे हो। अब बच्चों क्या होगा बेटा, कुछ देर बेटा जो हमारी ट्रॉली थी बेटा जी वो खिसकना शुरू हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा थक जाते हो ना, क्या धक्का लगा थोड़े से थक गए आप। अब बच्चों आप देखोगे कि आप तो थक गए थे, है ना, लेकिन वहीं पर आपकी ट्रॉली ने चलना शुरू कर दिया, मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी आई और हमारी ट्रॉली के अंदर ऊर्जा की वृद्धि। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, हमारी ऊर्जा जो ट्रॉली थी वो चलना शुरू कर देगी। तो बच्चों इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है।
अब बच्चों हम ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा में कि आखिरकार गतिज ऊर्जा क्या होती है। अच्छा बच्चों एक चीज और है, ऊर्जा का जो मात्रक है बच्चों, ऊर्जा का बेटा मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। तो बच्चों ऊर्जा का ही बेटा मात्रक क्या हो जाएगा, बेटा ऊर्जा का भी मात्रक हो जाएगा जूल। और मान लो अगर ज्यादा ऊर्जा है तो बच्चों उसको हम दर्शा देंगे किलो जूल से। और भाई हमें पता है कि 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। तो भाई ऊर्जा का बेटा बड़ा मात्रक कौन है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है किलो जूल और बेटा ऊर्जा का मात्रक है यहाँ पर जूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा की। आपने देखा होगा बच्चों जब कोई वस्तु गति में होती है ना, तो बहुत कार्य कर सकती है ना। आपने देखा भी होगा कि भाई मान लो बेटा जी ये कोई बहुत बड़ी धातु की बॉल है। अब बच्चों ये बहुत दूर से आ रही, गति करते हुए आ रही है। बेटा जी क्या होगा बच्चों, अगर हम इसको इस दीवार पे बेटा जी अगर टकराएगी तो क्या होगा बेटा, दीवार धराशायी हो जाएगी, दीवार गिर जाएगी। बच्चों मतलब क्या हो बेटा, दीवार गिरी, क्यों गिर गई बच्चों, दीवार इसलिए गिर गई भाई क्योंकि भाई बेटा क्या था भाई, ये हमारी जो बॉल थी वो बहुत तेजी से गति करते हुए आ रही है। अब बच्चों इसके अंदर बेटा एक ऊर्जा आ चुकी है। अब वही ऊर्जा बच्चों क्या हो रही है बेटा, वही ऊर्जा इस दीवार को गिराने में काम आ रही है ना। अब बच्चों आपने देखा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, देखा भी होगा आपने बच्चों कि जो हमारी बॉल है बेटा, अगर हम उसको अगर एक बार लेकर के आए बहुत तेजी से, अब बच्चों क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि हमारी बॉल को हम बहुत दूर से लेकर के आया बच्चों, उसने बेटा उसके अंदर ऊर्जा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही बेटा ये बॉल दीवार से टकराएगी बेटा, वैसे ही क्या होगा बच्चों, वैसे ही बेटा अब हमारी बॉल काफी दूर तक पीछे नहीं जा पाएगी। क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों हुआ, अभी ने सिखाया था कि भाई जो वस्तु कार्य करती है उसके अंदर ऊर्जा की कमी आती है। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, हमारी बॉल ने काम कर दिया भाई, दीवार को गिरा दिया, तो बच्चों क्या हुआ, अब हमारी बॉल के अंदर ऊर्जा की कमी आ चुकी है ना। बच्चों हमारी दीवार के अंदर ऊर्जा की वृद्धि हो गई, तभी बेटा क्या हुआ, तभी बेटा जो हमारी पूरी दीवार धराशायी हो गई। तो बच्चों यहां से हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो बच्चों उसके अंदर क्या है, कार्य करने की क्षमता आ रही है। और बच्चों वो जो क्षमता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि यार वो क्षमता क्यों आ रही, क्योंकि बच्चों वो वस्तु गति में थी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा आ रही है जो उससे काम करवा रही है। और बेटा उस ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे आपने बेटा देखा होगा कि हमारी हवा जो जितनी ज्यादा तेज बहती, जैसे कि मान लो बेटा तूफान आता है, तो बच्चों क्या होता है, तूफान बेटा जो है हमारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। अब मान लो चक्रवात आ गया तो भाई बड़ा से बड़ा मतलब कितना ही भारी पेड़ क्यों ना हो, बड़ा बड़ा मकान गिर जाते हैं। मतलब बच्चों क्या हुआ, जैसे जैसे जो है चाल बढ़ रही है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है, जैसे जैसे गति बढ़ रही है बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ती जा रही है ना। बच्चों वहीं पे आपने देखा होगा बेटा, नॉर्मल पानी बह रहा है ना, मान लो बहुत तेज धारा है तो बच्चों क्या होगा, मान लो हम बह जाएंगे। और मान लो अगर थोड़ा सा पानी और मान लो बाढ़ आ गई तो भाई मकान गिर जाते हैं, सुनामी आ गई तो पूरे पूरे शहर उजड़ जाएंगे, रोड फट जाती है बीच से। तो बच्चों इसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण वो कार्य कर पा रही है। और बच्चों कार्य कर पा रही बेटा मतलब क्या है, कार्य करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, गति ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब आप मतलब भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप एक काम करो, नारियल जो है, नारियल को उठाओ बेटा जो है, फेंक के मारो अपने दोस्त के सर पे, क्या होगा भाई, उसको चोट लग जाएगी, है ना। बच्चों क्यों यार ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि अब उस नारियल के अंदर क्या आ चुकी है, ऊर्जा आ चुकी है। वो ऊर्जा क्यों आई,
उस नारियल के गति में आने के कारण वो ऊर्जा आ गई है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे नारियल में जो बेटा ऊर्जा आई वो किसके कारण आई है, उसकी गति के कारण आई है। तो हम क्या बोलेंगे, नारियल में गति करने एक ऊर्जा आ गई थी और उस ऊर्जा ने क्या किया, उस ऊर्जा ने जो है मेरे दोस्त का सर फोड़ दिया। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे भाई, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब बच्चों गतिज ऊर्जा का बेटा मात्रक वही है जो ऊर्जा का मात्रक है, तो गतिज ऊर्जा का बेटा ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब बच्चों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। ठीक है। अब बच्चों आप लोग कहोगे मैम अभी आपने मुझे समझाया था कि ऊर्जा और कुछ नहीं बल्कि कार्य करने की क्षमता, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने यही बोला था कि ऊर्जा और कुछ नहीं बल्कि कार्य करने की क्षमता है। तो आप कहोगे मैम अगर कार्य करने की क्षमता है तो कार्य तो होता है W = F × S। भाई कार्य तो होता है बल गुणे विस्थापन, आप तो कह रहे हो कि यहाँ पर फॉर्मूला है ½ mv²। तो कैसे ये गतिज ऊर्जा हमारे कार्य के बराबर हो गई? भाई बिल्कुल सही कहा आपने, कैसे ये गतिज ऊर्जा हमारे कार्य के बराबर है, क्योंकि कार्य की तो परिभाषा हमने पढ़ी हुई है भाई, W बराबर होता है F × S। तो आखिरकार बच्चों यहां से ये फॉर्मूला कैसे आ गया, यही तो बच्चों कहानी है। अब इसी को हम लोग जो है डिराइव करने चलेंगे कि आखिरकार कैसे जो है बच्चों हमारा फॉर्मूला आया ½ mv²। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। मान लो कोई हमारे पास कार है, ठीक है, उस कार का कोई द्रव्यमान है m। ठीक है भाई, उस कार का तो द्रव्यमान है बेटा, जब ऑब्वियस बात है भाई हमारी कार है, हमारी वस्तु है, तो वस्तु में तो द्रव्यमान होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि वो वस्तु और कोई नहीं बल्कि हमारी कार है। ठीक है, और बच्चों हमारी जो कार है वो खड़ी हुई है। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लो कि भाई हमारी जो वस्तु है, जो हमारी कार है, उसका द्रव्यमान m है और उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उसके प्रारंभिक वेग की, बस हम इतना बोल रहे हैं कि भाई प्रारंभिक वेग उसका u है। तो यहां लिख लेते हैं कि भाई माना किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, ठीक, प्रारंभिक वेग बेटा u है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पर आपके दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं बच्चों, एक कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बेटा एक आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा बल तथा गति के नियम का, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों क्या हुआ, हमारी वस्तु थी m द्रव्यमान की। ठीक है बच्चों, हम लोग कब कहेंगे कि हमारी वस्तु ने कार्य कर दिया? आप कहोगे मैम जब बल होगा और जब विस्थापन होगा। तो अब मैं ये बोल रही हूं कि जो कार तुम्हारी खड़ी थी m द्रव्यमान की, मैंने उसको धक्का लगाया, मतलब मैंने उसको बल लगाया बेटा, उस पर बल लगाया और बल लगाने से हमारी कार s दूरी तक विस्थापित हो गई। फिर से समझो बेटा, कार्य बराबर क्या होता है? तुम कब कहोगे कि हमारी वस्तु ने कार्य कर लिया या यहाँ पर कार्य हुआ है? बच्चों कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रही हूं कि जो तुम्हारी कार खड़ी हुई थी m द्रव्यमान की, मैंने उस पर बल लगाया और बल लगाने से क्या हुआ, वो s दूरी तक विस्थापित हो गई। सही है, तो बोले यहाँ पे इस बात को लिख लो, इस बात को भी लिख लो कि वस्तु को F बल लगाकर S दूरी तक विस्थापित कर दिया। वस्तु को F बल लगाकर S दूरी तक विस्थापित कर दिया। कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप कहोगे मैम कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों कार्य बराबर हो जाएगा F × S। भाई यही हो जाएगा। तो लिख लो जरा, यहां लिख लो जरा, किया गया कार्य, लिख लो जरा, किया गया कार्य।
बच्चों W बराबर क्या होता है बेटा? W बराबर होता है F इंटू एस। बच्चों कोई डाउट नहीं है इसमें, W बराबर F इंटू एस हो गया। अब जरा बच्चों यहां पर ध्यान दो, आप कहोगे मैम फिर तो क्या ही था, ये तो फॉर्मूला तो वही बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर कहां पे? मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा हाफ एम वी स्क्वायर, अभी दिखेगा। अब जरा तुम ये सोचो, हमारी वस्तु थी, ठीक है, कोई ना कोई इसका प्रारंभिक वेग होगा। मैं कह रही हूं अगर मैं खड़ी हूं मान लो, तब भी जरा मेरे पास प्रारंभिक वेग है ना भाई, मेरा प्रारंभिक वेग 0 है, मैं विराम की अवस्था में हूं भाई, प्रारंभिक वेग तो है। अब अच्छा एक बात बताओ भाई, जब बच्चों मैंने जो है ना उस पर बल लगाया, बेटा बल लगाने से विस्थापन हुआ, मतलब बच्चों हमारी जो वस्तु है वो एस दूरी तक, उसने एस दूरी तय किया। बच्चों इसका मतलब क्या है? तुमने उसके वेग में परिवर्तन किया या नहीं किया? बताओ, क्या ऐसा संभव है कि मान लो मैं यहां पर खड़ी हूं और तुम लोगों ने मेरे को धक्का लगाया, मैंने एस दूरी विस्थापित कर ली। अगर मैं एस दूरी तय कर रही हूं, अगर मैं कुछ दूरी तय कर रही हूं, इसका मतलब क्या है? तुमने मेरे वेग में परिवर्तन तो किया होगा ना भाई, मेरा वेग u से v तो हुआ ही होगा। बिना वेग में परिवर्तन किए क्या तुम किसी वस्तु को दूरी तय करा सकते हो? बताओ भाई, तुम ऐसे बोल सकते हो भाई तुम्हारी कुर्सी वहीं की वहीं रहे, दूरी वो बिल्कुल ना तय, मतलब दूरी जो है वो तय कर रही है लेकिन उसका वेग नहीं बदल रहा। क्या संभव है ये? बिल्कुल भी संभव नहीं, असंभव है ये, है ना। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि जब हमने वस्तु को बल लगाया था और जिस समय हमारी वस्तु ने जिस समय हमारी वस्तु पर बल लगा और हमारी वस्तु इस दूरी तक विस्थापित हुई है, उस समय क्या हुआ? साथ ही साथ बच्चों उसका वेग भी बदला था। तो लिखेंगे बच्चों कि बल लगाने के पश्चात वस्तु का वेग u से बदलकर v हो जाता है, u से बदलकर v हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आपने लिख तो लिया ही है कि हमारी वस्तु ने s दूरी विस्थापन किया है, s दूरी बेटा जो है हमारी वस्तु ने विस्थापन तय किया है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास एक टारगेट है, इस f और s की वैल्यू को बेटा यहां पर पुट करना। तो अब जो यहां बच्चों एक चीज और दिमाग लगाना, थोड़ा सा और आपको सोचने की जरूरत है। बच्चों आप कह रहे हो, थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, आप कह रहे हो कि आपने वस्तु पर बल लगाया, आपकी वस्तु ने बल लगाने के बेटा जैसे आपने बल लगाया है, हमारी वस्तु ने विस्थापन तय किया और उस समय हमारी वस्तु का वेग भी बदला, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो जब वस्तु का वेग बदला तो हम पढ़ के आए हैं कि जिस समय वेग में परिवर्तन होगा वस्तु में क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा। बच्चों इसका मतलब क्या है? साथ ही साथ हमारी वस्तु में त्वरण भी आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे कि इस समय वस्तु में A त्वरण है। तो बच्चों आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग पता है, आपको वस्तु का अंतिम वेग पता है, आपको बेटा एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, आपको एस दूरी पता है। बेटा इन सब में संबंध क्या होता है? तो बच्चों हमारे पास संबंध है गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से बच्चों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। यहां से बच्चों मैंने क्या किया? s की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आ गई? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a आ गई। बच्चों ये आ गई s की वैल्यू, ठीक है। तो अब बच्चों मुझे इतना पता चल चुका है कि हमारी वस्तु ने जो विस्थापन तय किया है, जो दूरी तय करी है बेटा जी, जो s है उसकी वैल्यू क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बल की। तो बच्चों याद करिए न्यूटन साहब का दूसरा नियम। बच्चों न्यूटन का दूसरे नियम का बेटा जो रिजल्ट क्या निकला था? F बराबर ma। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार
बच्चों बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई सही बात भी है कि बच्चों हमारी वस्तु में द्रव्यमान भी है, हमारी वस्तु में एक्सेलरेशन आ चुका है। बच्चों बल की बेटा वैल्यू क्या होगी, F बराबर m है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस कार्य वाली इक्वेशन में बेटा हम लोग बल और विस्थापन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे यहां पर, अब किया गया कार्य बच्चों क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस था। बच्चों F की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली है हमने, m है बेटा। S कितना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, तो लिखेंगे m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है बच्चों, यहां से क्या देख सकते हैं हम, a से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों यहां जरा ध्यान देना बच्चों, तो इसको हम लोग बेटा आगे निकाल लेते हैं, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों ये आ गया किया गया कार्य। अब अगर हम ये मान लें कि हमारी वस्तु बेटा जी किसमें थी, हमारी वस्तु विराम की अवस्था में थी। अगर बेटा जी हम ये कह दें कि हमारी वस्तु विरामावस्था में, तो लिख लेते हैं, माना वस्तु विरामावस्था में है, तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, कार्य क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और बच्चों यही बेटा कार्य क्या हो जाएगा, बच्चों ये बेटा जो हमने देखो जो वेग को बदलने में जो कार्य हमने किया है बेटा, वही कार्य क्या है बेटा, बेसिकली वही ऊर्जा है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि भाई बेटा जी ये कार्य बेटा किसके बराबर होगा, ये कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। और बच्चों आप देख सकते हो बेटा हमने निकाल लिया के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग खुद देख सकते हो कैसे हमने जो है बेटा W बराबर F इंटू एस से के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर तक बेटा हमने वैल्यू निकाल ली। कैसे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु बेटा जो है m थी, जिसका द्रव्यमान भाई m है, तो हम लोग मान ले रहे कि भाई हमारे पास कार थी। ठीक है बच्चों, वो कार जो बेटा जी खड़ी हुई है, मतलब हमने क्योंकि लास्ट में क्या माना है, वस्तु हमारी विरामावस्था में है। बच्चों हमारी वस्तु जो हमारी कार थी वो खड़ी हुई थी शांति से। बेटा मैंने क्या किया बच्चों, उस पर जो है बेटा बल लगाया। बल लगाने से क्या हुआ, हमारी कार ने कुछ विस्थापन तय किया, उसने कुछ s दूरी तय कर ली। तो बच्चों कार्य की डेफिनेशन के अनुसार W बराबर F इंटू एस होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, कार्य तो हो गया, W बराबर F इंटू एस हो गया। अब बच्चों हमें पता है कि भाई हमारी कार के अंदर गति आ चुकी है, तो अभी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी बेटा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों में हाफ एम वी स्क्वायर प्राप्त करना था। अब बच्चों तो देखो, तो बच्चों मैंने देखा कि यार हमारी कार तो वही विरामावस्था में थी, जैसे बच्चों मैंने बल लगाया बेटा वैसे ही क्या हुआ बेटा, वैसे ही जो बच्चों हमारी जो कार थी उसका वेग बदल गया। भाई कार में कुछ ना कुछ वेग आ गया, मतलब बच्चों क्या हुआ, कार का जो वेग था वो u से बदल के v हो गया, है ना बच्चों, कार का वेग बदल गया। अब बच्चों कार का वेग बदला, इसका मतलब क्या है, हमारी कार में त्वरण आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि भाई हमारी कार ने जो है त्वरण आ चुका है, हमारी कार ने जो है s दूरी तय करी हुई है, हमारी कार के पास प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी। बेटा हमने देखा जो है गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों यहां से हमने निकाला s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बच्चों हमें पता है हमारी कार में द्रव्यमान भी है और बच्चों त्वरण भी है, तो बच्चों बल की वैल्यू क्या होगी, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल होता है F बराबर ma। अब बच्चों हमने क्या किया, जो कार्य की परिभाषा थी W बराबर F इंटू एस, वहां पर हमने क्या किया, F की जगह वैल्यू पुट करी m इंटू ए। बच्चों S की जगह वैल्यू पुट करी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया। बच्चों हमने माना कि हमारी वस्तु विरामावस्था में, इसका मतलब क्या है, u बच्चों क्या होगा बेटा, u हमारा जो है 0 होगा। अब बच्चों यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास जो है बच्चों फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों गति को बदलने में जो कार्य किया गया बेटा, जो कार्य है बच्चों, वही कार्य किसके बराबर होगा, वही कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। तो बच्चों इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोग्राम पुंज का कोई व्यक्ति
कितने वेग से दौड़े कि उसकी गतिज ऊर्जा 625 जूल हो जाए। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हमारे पास जो है बच्चों यहाँ पर दिया गया है व्यक्ति का द्रव्यमान। हमें पता है भाई जो है वो व्यक्ति जो है वो 50 किलो का है। कह रहा है कि वो कितने वेग से दौड़े। हमें भाई वेग नहीं पता है, कह रहा है कितने वेग से दौड़े कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाए 625 जूल। बच्चों आसान है, हमें पता है के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों के ई कितना है? 625 है। 1/2 द्रव्यमान कितना? 50 बच्चों वी स्क्वायर, तो यहां से हो गया 25। बेटा वी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 625/25। 5×25 बेटा जी यहां से क्या होगा? 5 × 5 5 10 5×25 5 दूनी 10 5×25। तो बच्चों यहां से आ गया वी स्क्वायर बराबर 25। बेटा यहां से क्या होगा? बेटा v बराबर बेटा जी आ जाएगा √25 और यहां से मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या किया? इस प्रकार बच्चों हमने जो है व्यक्ति का वेग ज्ञात कर लिया। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से बच्चों दौड़ेगा तो बच्चों क्या होगा? अगर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 50 किलोग्राम का व्यक्ति दौड़ता है तो बच्चों उसके अंदर कितनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? उसके अंदर 625 जूल की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो बच्चों यही हमें दिया गया था। द्रव्यमान पता था बच्चों, गतिज ऊर्जा हमें पता थी, हमसे वेग पूछा गया था बच्चों, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। तो कह रहा है कि अगर हम इसके वेग को दोगुना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर कह रहा है अगर हम इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों देखो यहां पर क्या क्या तुम्हें दिया गया है। दिया गया है क्या बेटा? यहां पर हमें पता है कि भाई हमारे पास जो वस्तु है बेटा उसका द्रव्यमान कितना है? m। बेटा हमें m की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। हमें इतना पता है कि जो वस्तु है हमारी वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रही है। अब हमें इतना पता है कि जब वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रही है तो उसके अंदर 25 जूल की गतिज ऊर्जा है। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसके वेग को दोगुना कर दे, बच्चों मतलब क्या है? केस 1 ये कह रहा है अगर हम इसका वेग दोगुना कर दें, मतलब बेटा अभी वेग कितना है? 5 है। अगर हम इसका वेग 5 का डबल मतलब कि 10 गुना, अगर हम 10 करते हैं ना भाई, 5 दूनी 10 बेटा, अगर हम इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड करते हैं तो कह रहा है बताओ अब इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। फिर कह रहा है अगर हम इसका वेग 3 गुना कर दें, अगर हम वेग 3 गुना मतलब बेटा अगर हम वेग कर दें 15 तो कह रहा है कि अब बताओ गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप कहोगे मैम हाफ mv स्क्वायर लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों हाफ mv स्क्वायर बेटा फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर हमें द्रव्यमान नहीं पता है ना। अगर हमें द्रव्यमान पता हो फिर तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों द्रव्यमान निकालना सबसे पहला टारगेट है हमारा। तो बच्चों देखो द्रव्यमान लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना भाई। देखो बच्चों हमें वेग पता है बेटा, हमें गतिज ऊर्जा पता है और हमें इतना पता है कि बच्चों द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लो तुम जो है 50 किलो के जब तुम दौड़ रहे हो, है ना, मान लो तुम दौड़ रहे हो तो फिर जो है तुम्हारा जो है द्रव्यमान बदल गया, या मान लो तुमने दोगुना वेग से दौड़ना शुरू कर दिया तो तुम्हारे शरीर से कुछ हड्डियां गायब हो गई, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना बच्चों। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो बच्चे इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, चाहे वेग 2 गुना हो, चाहे वेग 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो। बच्चों वेग के बेटा बदलने से बच्चों क्या होगा? गतिज ऊर्जा बदल रही होगी, लेकिन बच्चों हमारा जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा। तो बच्चों लिख लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर।
के कितना 25 जूल, द्रव्यमान नहीं पता, वेग पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। बच्चों इसको बेटा 2 के बेटा भेज दो तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 बराबर 5 गुणे 5 25। बच्चों यहां से m कितना आ जाएगा, 50/25, तो बेटा 25 दूना 50। यहां से बच्चों कितना आ जाएगा, यहां से बेटा हमारे पास m बराबर आ जाएगा 2 kg। बच्चों इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 गुना है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी बेटा v की और जो गतिज ऊर्जा की, हमने इसका इस्तेमाल करके बच्चों द्रव्यमान निकाल लिया है 2 किलोग्राम। ठीक है, अब बच्चों हमें बेटा क्या निकालना है, बेटा अब हमें निकालना है जब हम वेग को डबल कर रहे हैं तब कितनी गतिज ऊर्जा है, जब हम वेग को ट्रिपल कर रहे हैं तब कितनी गतिज ऊर्जा। तो लिखेंगे केस 1, केस 1, वेग को दो गुना करने पर v डैश बेटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू वी। बेटा v कितना था, हमारे पास v था 5, बच्चों कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, बेटा द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो द्रव्यमान है हमारे पास 2 किलोग्राम। वेग बेटा कितना है बच्चों, वेग है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों गतिज ऊर्जा बेटा कितनी आ गई, बच्चों गतिज ऊर्जा आ गई 100 जूल। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि जब वेग 5 मीटर पर सेकेंड था तो बेटा जो है गतिज ऊर्जा थी 25 जूल। जब बच्चों वेग हो गया आपका जो है 10 मीटर पर सेकेंड तो बेटा गतिज ऊर्जा हो गई 100 जूल। अभी देखो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर हम वेग को 3 गुना बढ़ा देते, लिखेंगे केस 2, वेग को 3 गुना बढ़ाने पर बच्चों नया वेग बेटा जी क्या होगा, बच्चों नया बेटा वेग होगा 3v। तो बेटा v कितना था हमारे पास बच्चों, v था 5, तो बच्चों नया वेग कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड का। अब बच्चों इस स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा डबल डैश बराबर हाफ m स्क्वायर। m कितना है बच्चों, तो बेटा हमारे पास द्रव्यमान था 2 किलोग्राम का, बच्चों बेटा वेग कितना है 15। तो यहां से बच्चों हमने देखा बेटा गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, यहां से बच्चों हमारे बेटा गतिज ऊर्जा आ जाएगी 15 का स्क्वायर। तो बच्चों इतना ही बेटा जो है जूल ऊर्जा हमारे पास आ